ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है अभी? लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। कुछ डाउट है तो पूछ लो पहले। डाउट नहीं है तो फिर अपन नया थियरी स्टार्ट करेंगे। नो डाउट्स किसी भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट में? सर हाँ बताओ। सर वो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, मतलब लास्ट क्वेश्चन की ही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम यूजुअली डेंसिटी के फॉर्म में लेते हैं। एक ही बात है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी एक ही चीज होती है। डेफिनेशन वाइज अलग होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ अपन ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो अपन ने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा था, राइट? यस सर। कौन सा एग्जांपल? नहीं सर, वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बस इतना स्पेसिफिक ग्रेविटी का डाउट था। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी को तुम रिलेटिव डेंसिटी ऐसे ही मान लो। मतलब उसको जब तुम डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। कृष्णा, स्क्रीन पे क्यों स्क्रिबल कर रहे हो यार? ये गलती से एनोटेशन सेटिंग्स ऑन रह गया। और चलो फिर, और कुछ किसी को नहीं पूछना है तो फिर आगे का थियरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन। अपन ने लास्ट टाइम बुएंसी फोर्स के बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स, एपेरेंट वेट, राइट? ओके, सो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर मेल्ट करता है तो उससे लिक्विड के लेवल पे क्या इफेक्ट आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद मेल्टिंग ऑफ आइस विद वाटर। एक सेकेंड। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस इन वाटर। देखो, मान लो तुम्हारे सामने एक ग्लास है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। आइस को जब हम पानी में डालेंगे तो वो सिंक कर जाएगा नीचे या ऊपर फ्लोट करेगा। ये तो सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा। आइस पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, उसके अंदर सिंक कर जाएगा, नीचे तक चला जाएगा। फ्लोट करेगा। आइस फ्लोट करेगा ना पानी पे। तो मान लो इसके ऊपर एक आइस क्यूब रखा हुआ है और वो कंफर्टेबली पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। और कुछ समय के बाद ये आइस मेल्ट होके ये आइस भी पानी बन जाएगा। तो हमें फिगर आउट करना है कि आइस के मेल्ट होने के बाद ग्लास में जो पानी होगा उसका लेवल कैसे चेंज होगा, उसका लेवल बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा। आई थिंक इसका आंसर तो तुमने शायद देख लिया होगा ऊपर थियोरी में, बट मुझे बताओ कि तुम्हें इंट्यूशन से क्या लगता है। आइस जब पानी में मेल्ट हो जाएगा और आइस भी जब पानी बन जाएगा तो पानी का जो लेवल है वो क्या क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? इंक्रीज। इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज। पानी फॉर्म हो गया आइस की वजह से। ओके, बट देखो यहाँ पे ये इंट्यूशन गलत है, और क्यों गलत है उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे टाइप के सवालों को कैसे एनालाइज करना। मैंने तुम्हें ये वाला जो एग्जांपल दिया ये तो सबसे सिंपलेस्ट और स्टैंडर्ड एग्जांपल जो हर कोई तुम्हें पढ़ाएगा, कोई हर किसी को पढ़ाया जाता है, मेल्टिंग ऑफ आइस इन वाटर। बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट। अभी देखो, आइस को अगर मैं अलग कर दूं, मान लेते आइस का जो वॉल्यूम है वो वी आई है, ठीक है? तो ये जब आइस मेल्ट होके पानी में कन्वर्ट होगा तो मुझे बताओ जो पानी फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, उसका मास सेम रहेगा, या दोनों सेम रहेगा? क्या लगता है ये आइस जब वॉल्यूम। पानी में कन्वर्ट हुआ, सबसे पहली बात, आइस और पानी का डेंसिटी सेम है कि अलग है?
अलग है। अलग ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा होगा। वाटर का ज्यादा होगा, तभी आइस पानी में फ्लोट कर पा रहा है, राइट। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आइस जब मेल्ट होगा तो कौन सा पैरामीटर सेम होगा? पानी का जो वॉल्यूम मास फॉर्म हो रहा वॉल्यूम है वो सेम होगा या मास सेम होगा? जितना आइस मेल्ट हुआ उतना ही मास पानी मिलेगा। मास मास से सेम, करेक्ट। ये दोनों का मास सेम होना चाहिए। अगर तुम 1 kg आइस को मेल्ट करोगे तो तुम्हें पानी भी तो 1 kg मिलेगा ना। वॉल्यूम थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, राइट। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, गर्मियों में काफी लोगों ने ये किया होगा, वाटर किसी बॉटल के अंदर पानी भर दो और उसको फ्रीजर में रख दो, तो तुमने नोटिस किया होगा कि वो फ्रीज होने पर एक्सपांड कर जाता है थोड़ा सा। अगर पूरा पानी से भरा होगा तो बॉटल में क्रैक्स आ जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सपांशन ऑफ आइस, है ना। तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम चेंज हो सकता है बट मास सेम रहेगा। सो देखो अभी इसको कैसे एनालाइज करेंगे। आइस का डेंसिटी मान लेते हैं रो आइस और पानी का रो डब्ल्यू। तो इनिशियली जब वी आई वॉल्यूम ऑफ आइस, इसको वी आई के बजाय वी नॉट मान लेते हैं। मान लो आइस का वी नॉट वॉल्यूम था और पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो पानी का कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा ये अपन निकाल सकते हैं मास को कंजर्व करके। रो आइस इंटू वी नॉट इक्वल्स टू रो डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू। तो जो पानी फॉर्म हुआ होगा उसका ये वॉल्यूम होगा, यस और नो? ये समझ में आया सबको? इतना पानी फॉर्म हुआ होगा। वॉल्यूम ऑफ H2O फॉर्म बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस। और जब आइस पानी के अंदर फ्लोट कर रहा था और जब मैंने आइस को निकाल दिया, यहाँ पे अलग कर दिया, तो इमेजिन करो जितना आइस अंदर इमर्स्ड रहा होगा, जितना आइस अंदर इमर्स्ड रहा होगा उस पोर्शन में तो पानी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, वो एक तरीके से एम्प्टी स्पेस है। ये वाला पार्ट आइस का इमर्स था, लेट्स कॉल दिस वॉल्यूम इमर्स्ड वी आई। तो ये जो वी आई है वो एक तरीके से एम्प्टी स्पेस है हमारे पास। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो सब लोग? यस सर। और ये एम्प्टी स्पेस कितना होगा ये भी अपन निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जब आइस फ्लोट कर रहा था उस समय उसका वेट और बुएंसी बैलेंस कर रहा होगा। सो डेंसिटी ऑफ आइस into total volume of ice into G equals to density of water into volume immersed into G. So जो वॉल्यूम इमर्स था वो किसके इक्वल है? देखो जो वॉल्यूम इमर्स था वो रो आइस इंटू वी नॉट अपॉन रो डब्ल्यू, इसके इक्वल है। और एक तरीके से ये हमारे पास एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है, राइट। और देखो आइस मेल्ट होके पानी का कितना वॉल्यूम फॉर्म कर रहा है, ये दोनों टर्म्स को कंपेयर करो। तुम्हें दिख रहा है ये दोनों टर्म्स एक्जैक्टली सेम है। मतलब यस सर। बेसिकली जो एम्प्टी स्पेस था उतना ही पानी क्रिएट हो रहा है। तो ये जो पानी फॉर्म हुआ होगा इधर, ये पानी एग्जैक्टली इस एम्प्टी स्पेस को फिल कर देगा। लेवल राइज कब होता और कम कब होता? लेवल राइज तब होता जब पानी जो फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम इमर्स्ड वॉल्यूम से ज्यादा होता, राइट। और अगर पानी जो फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम अगर इमर्स्ड वॉल्यूम से कम होता तो लेवल डिक्रीज हो जाता। समझा ये लॉजिक? तो यहाँ पे अपन नीचे इसको समराइज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इफ इमर्स्ड वॉल्यूम, इफ इमर्स्ड वॉल्यूम, और इमर्स्ड वॉल्यूम यहाँ पे एक तरीके से एम्प्टी स्पेस का रोल प्ले कर रहा है, राइट। ये अवेलेबल स्पेस है हमारे पास। इफ इमर्स्ड वॉल्यूम इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ H2O फॉर्म आफ्टर मेल्टिंग, इस केस में क्या होगा बताओ? लेवल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इस केस में लेवल, और वैसे ही इसका उल्टा भी ट्रू होगा। नीचे बस तुम ऐसे लिख दो रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। मतलब अगर इमर्स्ड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो लेवल कम हो जाएगा क्योंकि एम्प्टी स्पेस ज्यादा था, तो पानी का लेवल कम हो जाएगा। और अगर इमर्स्ड वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ H2O जो फॉर्म हुआ उसके इक्वल होगा तो लेवल सेम रह जाएगा। सबको समझा ये कॉन्सेप्ट? लिख लो इसको। नोट करते समय अगर तुम्हें लग रहा है कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो प्लीज अभी क्लेरिफाई कर लो। सर हाँ बताओ। सर वो आप लेवल डिक्रीज वाला ये एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा पार्ट? लेवल डिक्रीज। लेवल डिक्रीज जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा ना। अगर मान ले एम्प्टी स्पेस अगर कम है, पानी का जो वॉल्यूम है ये, यहाँ पे जो पानी फॉर्म हो रहा था, ये वॉल्यूम अगर इस एम्प्टी स्पेस से ज्यादा होगा तो एम्प्टी स्पेस को भरने के बाद भी कुछ वॉल्यूम बढ़ जाए रह जाएगा ना इसका। ये एम्प्टी स्पेस को भरेगा पहले, उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम बच जाएगा, तो इसीलिए वो लेवल को राइज करवा देगा, है ना। ओके तो जो सर पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है इसका उल्टा हो जाएगा। अगर इमर्स्ड वॉल्यूम इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म देन लेवल विल, सॉरी, उस केस में लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अगर एम्प्टी स्पेस ज्यादा है तो लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और एम्प्टी स्पेस अगर कम है तो लेवल इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल। और अगर दोनों इक्वल है तो लेवल सेम रहेगा। सिद्धार्थ तुम कुछ पूछ रहे थे, बताओ। सर वो हम लोग का तो न्यूमेरिकली सेम आ रहा है ना वैल्यू इस एग्जांपल के लिए, तो ऐसा कब होगा जब एम्प्टी स्पेस कम या ज्यादा होगा? बताऊंगा, ऐसा वॉल्यूम। एग्जांपल मैं दूंगा। यहाँ पे तो आइस पानी में फ्लोट कर रहा था ना। मान लिया अगर मैं आइस को किसी और लिक्विड में फ्लोट करवा देता तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाती। लेकिन सर वो सेम जो उनका वॉल्यूम है, डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ ये, वो तो सेम ही रहेगा ना? 2 मिनट रुक जाओ सिद्धार्थ, मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा। तुम जो बोल रहे हो ना उसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दूंगा, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें ये ओके। वाला केस समझ में आ गया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, जब आइस पानी में फ्लोट कर रहा है तब लेवल सेम रहेगा क्योंकि यस सर। दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अनुष्का यस। तुम्हारा डाउट क्लैरिफाई हुआ? यस सर। ऑलराइट, सबका लिख के हो गया ये? यस सर। अच्छा देखो, अभी एक एग्जांपल ट्राई करते हैं इस पे।
मान लो इस एग्जांपल में पानी के बजाय तुम ग्लास में एक जूस भर रहे हो, एक दूसरा लिक्विड, मान लो ऑरेंज जूस है, और इसका डेंसिटी पानी से ज्यादा मान लेते हैं। इसको डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल से डिनोट कर देते, और ब्रैकेट में लिख देते कि ये डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज्यादा है। ओके, और इसके ऊपर आइस फ्लोट कर रहा है। तो अभी जब आइस मेल्ट होगा तो मुझे बताओ लेवल बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा, ये तुम मुझे सोच के बताओ। तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, तो एक बार ट्राई करो आराम से, टाइम लेके मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए, लेवल के साथ बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। गलत आंसर मत दो, टाइम लेके पहले ट्राई कर लो और फिर आंसर करो। इंट्यूशन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। विदित, तुम्हें कुछ पूछना है? ओके, देखो यहाँ पे सेम चीजें अज्यूम कर लो, इसको वॉल्यूम इमर्स्ड मान लो और आइस का टोटल वॉल्यूम वी नॉट मान लो। तो जब आइस मेल्ट होगा तो मेल्ट होके पानी का जो वॉल्यूम फॉर्म होगा वो अपन इससे निकाल सकते हैं, और जो इमर्स्ड वॉल्यूम होगा हमें पता है इमर्स्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इक्वल होगा। तो इमर्स्ड वॉल्यूम किसके इक्वल आ रहा है? डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वी नॉट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अभी ये दोनों टर्म्स को अगर तुम कंपेयर करते हो, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा होगा? पानी जो फॉर्म हुआ वाटर। वॉल्यूम या वाटर। immersed? पानी जो फॉर्म हुआ उसका वॉल्यूम ज्यादा है ना इमर्स्ड वॉल्यूम से। तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं H2O फॉर्म इज मोर देन एम्प्टी स्पेस अवेलेबल। इमर्स्ड वॉल्यूम मतलब एक तरीके से जो एम्प्टी स्पेस अवेलेबल था, तो इसका मतलब लेवल बढ़ना चाहिए। समझा ये लॉजिक सबको? यस सर। ओके। और अगर मैं एक ऐसा लिक्विड देता जिसका डेंसिटी पानी से कम होता मगर आइस से ज्यादा, क्योंकि आइस हम चाहेंगे कि आइस उस पर फ्लोट करे,
तो उस केस में आइस जब मेल्ट होता है तो लेवल डिक्रीज हो जाता, सेम लॉजिक से, है ना, वो इसी का उल्टा हो जाता है। ओके, अभी एक और सिचुएशन देखते हैं। सबने बचपन में द थर्स्टी क्रो ये स्टोरी सुना होगा ना, द थर्स्टी क्रो। यस सर। में पानी Yes, का sir. लेवल बढ़ाने के लिए जो क्रो है वो एक बीकर में पत्थर डालते जाता है और पानी का लेवल बढ़ते जाता है और फिर वो आराम से पानी पी लेता है ना। आज अपन एक नया स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द मैन एंड द रॉक्स। सर यस बताओ। सर वो एब्जॉर्व क्यों नहीं करता स्टोन थोड़ा थोड़ा कर करके? फर्क क्या पड़ता है, एब्जॉर्ब करेगा तो भी वो पानी का वॉल्यूम तो डिस्प्लेस करेगा ही ना। एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो पानी को डिस्प्लेस कर रहा है। यस सर, लेकिन सिस्टम में अगर स्टोन डाल पानी डाल होगा के तो फिर वो पूरा एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करेगा करा ना। दे तो? अगर मान ले स्टोर के अंदर पोर्स होंगे तभी वो एब्जॉर्ब कर पाएगा ना, कैविटीज होंगे अंदर तभी। यस सर। तो भले वो एब्जॉर्ब करेगा तो भी स्टोन तो पानी के अंदर ही है। पूरे सिस्टम में से पानी चेंज हो रहा है क्या? पूरे सिस्टम में ओवरऑल से। तो पानी का लेवल बढ़ेगा ही ना कंपैरेटिवली, अगर वो एब्जॉर्ब कर भी गया तो Yes, sir. ओवरऑल तो पानी का लेवल बढ़ने ही वाला है। लेकिन अगर पानी बहुत कम अमाउंट में है तो धीरे धीरे करके पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा? फिर वो पूरा अगर सीख हो जाएगा, बट ऐसा हम वैसा मान रहे हैं कि पानी थोड़ा तो सफिशिएंटली अवेलेबल है कि वो पानी को डिस्प्लेस कर पाए। इतना कम भी पानी नहीं है कि वो पूरा एब्जॉर्ब करके पानी को जीरो ही कर देगा। और एब्जॉर्प्शन भी स्टोन्स इतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते। स्टोन्स तो मतलब सॉलिड होते हैं ना, वो तो एकदम रॉक्स जैसे टुकड़े होते हैं वो, यस सर। तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते। अगर पोरस कोई ऑब्जेक्ट होता है जैसे स्पंज होता, कुछ स्पंज जैसा चीज, उसको डालते तो फिर वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना। यस सर। तो स्टोन बस पानी को डिस्प्लेस कर रहा है और पानी को जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेगा उतना पानी का लेवल बढ़ेगा। तो अभी ये वाली कहानी देखो, द मैन एंड द रॉक्स। यहाँ पे मान लो पानी का एक छोटा सा रिजर्वॉयर और इस रिजर्वॉयर में एक बोट है। देखो बोट थोड़ा तो पानी के अंदर सिंक होगा ना, क्या बोट एग्जैक्टली पानी की सरफेस पे तैर सकता है? No, नो sir. सर। पानी के सर नीचे जाके नो पानी को सर। डिस्प्लेस करना पड़ेगा तभी वो फ्लोट कर पाएगा, है ना। तो पानी का छोटा सा रिजर्वॉयर अपने ले लिया इधर और उस पे बोट फ्लोट कर रहा है। बोट के अंदर आदमी है एक, और आदमी के साथ साथ बहुत सारे रॉक्स है बोट के अंदर। ओके, रिजर्वॉयर को मैं छोटा सा ही मान रहा हूँ, क्योंकि अगर रिजर्वॉयर बहुत ही बड़ा होता तो फिर उसके लेवल में इतना सिग्निफिकेंस राइज फॉल कुछ नहीं होता, है ना। अभी मान लो इस आदमी ने डिसाइड किया कि वो इस रॉक्स को पानी के अंदर फेंक दे। ही थ्रोज अवे ऑल द रॉक्स इन द रिजर्वॉयर। तो ऐसा करने पर हमें फिगर आउट करना है कि इस पानी का लेवल बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा। सवाल समझ में आया सबको, सिचुएशन समझ में आई? Yes, sir. यस सर। तो कैसे फिगर आउट करेंगे? मुझे बताओ बुएंसी फोर्स किसके इक्वल होता है। तुम्हें एक हिंट देता हूँ मैं इसको सॉल्व करने का। बुएंसी फोर्स के बारे में तुम्हें पता है, वो किसके इक्वल होता है? Density of liquid into volume immersed into G. ठीक है, फॉर्मूला तुमने सही बोला, बट ये फॉर्मूला कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है? क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मूला? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी। इसी का वेट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या वो? Yes, sir. इसका डिस्प्लेस लिक्विड का। वेरी गुड, Displaced liquid. इट हाँ. रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये हमें पता है, ये बुएंसी फोर्स होता है, यस और नो? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और हमें ये भी पता है कि जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा, अगर डिस्प्लेस्ड लिक्विड ज्यादा हो रहा है, ज्यादा लिक्विड अगर डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो लेवल भी ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों चीजें साथ साथ में चलेगी, यस और नो? किसी सिचुएशन में अगर लिक्विड कम डिस्प्लेस हो रहा है और दूसरी सिचुएशन में अगर लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस ज्यादा होने का मतलब लेवल भी ज्यादा होगा, राइट। Yes, sir. तो इन दोनों हिंट्स की मदद से तुम खुद से फिगर आउट करने की कोशिश कर सकते हो। ट्राई करो कि क्या होना चाहिए लेवल के साथ। लेवल तीन ऑप्शन है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन सेम। और चौथा ऑप्शन डालना ही है तो फिर कांट से डाल दो ऐसे। बट तीनों में से कौन सा सही आंसर होगा बताओ। ये दो पॉइंट्स का हिंट ले लो, बुएंसी फोर्स क्या होता है और
जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो लेवल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनी आंसर्स? कुछ आया किसी को रिजल्ट? कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा क्या होना चाहिए? अच्छा, इंट्यूशन से क्या लग रहा है? इंक्रीज इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज इंक्रीज लग रहा है, ओके ठीक है, देखते हैं। सो देखो, इसके नीचे मैं एक और सिचुएशन बना देता हूँ। इसके नीचे नहीं, एक्चुअली इसके बाजू में ही बना देता हूँ। इसको मैं मूव कर देता हूँ। जब उसने रॉक्स फेंक दिया होगा नीचे पानी में, उस समय का जो सिचुएशन होगा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, रॉक्स पानी में फेंकेगा तो रॉक्स पानी में फ्लोट करेगा या सिंक कर जाएगा? सिंक। वो तो सिंक कर जाएगा, तो सारे रॉक्स रिजर्वॉयर के बेड पे पहुंच गए होंगे, है ना? और आदमी और बोट अभी भी वैसे ही है। तो इन दोनों सिचुएशंस में मुझे बस बुएंसी फोर्स को कंपेयर करना है, केस 1 एंड केस 2। इन दोनों केसेस के अगर मैं बुएंसी फोर्स को कंपेयर कर लूं, तो जिस केस में भी मुझे बुएंसी फोर्स ज्यादा मिलेगा वहां पे पानी का वेट ज्यादा डिस्प्लेस हुआ होगा, और वहां पे लेवल कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। जस्ट द बुएंसी फोर्स। तो देखो, फर्स्ट केस में जो बुएंसी फोर्स था वो किस किस के वेट को बैलेंस कर रहा था? रॉक्स एंड मैन वेट ऑफ मैन, वेट ऑफ बोट प्लस वेट ऑफ रॉक्स, इन तीनों के वेट को बैलेंस कर रहा था, राइट? एंड सेकेंड केस में जो बुएंसी फोर्स है वो वेट ऑफ मैन और वेट ऑफ बोट को ही बैलेंस कर पा रहा है। क्या वो वेट ऑफ रॉक्स को बैलेंस कर पा रहा था? अगर कर पाता तो रॉक फ्लोट करते ना, रॉक्स तो सिंक कर गए नीचे। तो यस सर। वो पूरे के पूरे वेट ऑफ रॉक को बैलेंस नहीं कर पा रहा, पार्शियली कर पा रहा। W' लिख देता हूँ मैं इसको। तो इन दोनों बुएंसी को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो कौन सा बुएंसी ज्यादा है? B1 इज मोर देन केस B, 1 का। और अगर B1 B2 से ज्यादा है तो 1 में जो लेवल होगा, लेवल ऑफ 1 इज मोर देन लेवल ऑफ 2। तुम्हारा इंट्यूशन सही था इस केस में, समझ आया ये सबको? राइट? सिंपली बुएंसी फोर्स को कंपेयर कर लो। बुएंसी फोर्स से तो अपन इजीली देख पा रहे हैं ना, फर्स्ट केस में बुएंसी ज्यादा होगा, सेकंड केस में तो रिवर बेड का नॉर्मल फोर्स भी हेल्प कर रहा है रॉक्स के वेट को बैलेंस करने के लिए, तो बुएंसी फोर्स कंप्लीटली उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा। या फिर तुम वॉल्यूम डिस्प्लेस से भी इसको सोच सकते हो। सिद्धार्थ बताओ क्या डाउट है? तो पार्शियल वाला क्या है? रॉक्स जब पानी के अंदर पूरा इमर्स हो जाएगा तो ये रॉक्स का पूरा वेट बैलेंस नहीं कर पा रहा ना बुएंसी फोर्स। यस सर जो भी वेट होगा WR, अभी सेकंड इस केस में इस पे जो बुएंसी फोर्स लग रहा होगा, इसको B' मान लेते हैं एक्चुअली,
डब्ल्यू डैश आर के बजाय इसको बी डैश मान लेते हैं। तो इस केस में जो बी डैश है वो डब्ल्यू आर से कम है ना, यस सर। तो बी टू इज कंपेरेटिवली लेस। फर्स्ट केस में बी वन जो है वो डब्ल्यू आर को पूरा बैलेंस कर रहा था, बट सेकंड केस में रॉक्स पे भी बुएंसी फोर्स तो लग ही रहा होगा ना, ऐसी बात नहीं है कि उसमें बुएंसी फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा। यस सर, लग रहा बुएंसी होगा। फोर्स भी लग रहा है मगर वो कम लग रहा है, अभी वो पूरे वेट को बैलेंस नहीं कर पा रहा। ये जो Yes. बोट है उसके मैकेनिज्म से ये पूरे के पूरे वेट को बैलेंस कर पा रहा था, है ना। यस सर। तो लेवल समझ में आ गया सबको, क्यों ज्यादा होगा वन का। वॉल्यूम डिस्प्लेस से भी तुम बोल सकते हो। फर्स्ट केस और सेकंड केस में किसका फर्क है, खाली रॉक्स का ही अंतर है ना। फर्स्ट केस में रॉक्स फ्लोट कर रहा है एंड सेकंड केस में रॉक सिंक कर गए। तो सेकंड केस में रॉक ने पानी का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रॉक्स हो जाएगा सेकंड केस में। वो अपने वॉल्यूम जितना ही डिस्प्लेस कर देगा ना, क्योंकि वो सिंक हो गया। और फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ रॉक्स। ये समझ में आया फर्स्ट और सेकंड केस में फर्क। तो फर्स्ट केस में अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालूं, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो है वो वॉल्यूम ऑफ रॉक इनटू डेंसिटी ऑफ रॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ रॉक ज्यादा है या डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा, रॉक। रॉक का ज्यादा। तो तुम्हें दिख रहा है फर्स्ट केस में जो पानी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी वैल्यू सेकंड केस के पानी की डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आ रही। तो इससे भी अपन प्रूव कर पा रहे हैं कि लेवल ऑफ वन जो है वो लेवल ऑफ टू से ज्यादा होगा। सबको समझा ये कॉन्सेप्ट। सर यस बताओ। सर वो एक बार आप वापस बताएंगे जो वॉल्यूम डिस्प्ले से बताया। देख, जब रॉक पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब चुका है तो वो पानी का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, उसके खुद के वॉल्यूम जितना ही कर पाएगा ना डिस्प्लेस। यस सर। उसका खुद का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। तो सेकंड केस में वी डब्ल्यू, यहाँ पे वी डब्ल्यू में किसको मान रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। यस सर। तो सेकंड केस में वो रॉक के वॉल्यूम के इक्वल होगा। बट फर्स्ट केस में रॉक फ्लोट कर रहा है ना। फर्स्ट केस में बुएंसी फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, और बुएंसी फोर्स कितना होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, और वो वेट ऑफ रॉक को बैलेंस कर रहा होगा फर्स्ट केस में। यस सर। और यहाँ पे एक्चुअली वेट में जी का टर्म भी आएगा जो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर फर्स्ट केस में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है वो इसके इक्वल आ रहा है। समझा अभी। तो वेट का नहीं समझा जो फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में रॉक्स फ्लोट कर रहा है ना पानी में, तो रॉक के वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, बुएंसी फोर्स। और यस सर। बुएंसी फोर्स वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के इक्वल होगा ना। यस सर। वेट, हाँ। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू वेट ऑफ रॉक्स, और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। ये तो पता ही है तुम्हें। यस सर। तो इसको सिंप्लीफाई करके फर्स्ट केस में जो वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आ रहा है वो कंपेयर टू सेकंड केस ज्यादा आ रहा है, ये तुम कंपेयर कर पा रहे हो अभी। यस सर। तो इससे भी तुम बोल सकते हो। और अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो बुएंसी फोर्स तो आसानी है, उससे तो तुम कर ही सकते हो इजीली। बुएंसी ओके सर। कंपेयर करना, राइट। दोनों तरीका यूज कर सकते हो, जो तुम्हें जो भी कंफर्टेबल लगे। क्या लिख लो इसको। अच्छा, तो आंसर क्या होगा बताओ। फर्स्ट केस में अगर लेवल ज्यादा है तो सेकंड केस में पहुंचते पहुंचते लेवल कम हो गया होगा। ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए, राइट। यस सर। ओके।
लिख के हो जाए तो बता दो मुझे। इसमें एक और चीज नोट करना कि यहाँ पे बोट के अंदर जो रॉक्स है उसका डेंसिटी अपन पानी से ज्यादा मान रहे, राइट। अगर मान लो बोट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता उसका डेंसिटी पानी से कम होता और ऐसे ऑब्जेक्ट को अगर मैं पानी में फेंकता तो वो सिंक करता या फ्लोट करता? फ्लोट। उस केस फ्लोट। में पानी पे फ्लोट करता। और उस केस में अगर मैं दोनों केसेस के बुओयेंसी फोर्स को कंपेयर करूं, दोनों केस में बुओयेंसी फोर्स एग्जैक्टली सेम होता। फर्स्ट केस में भी वो दोनों के वेट्स को बैलेंस कर रहा था एंड सेकंड केस में भी अगर वो फ्लोट करता तो वो वेट को बैलेंस ही कर रहा होता। तो ऐसी सिचुएशन में फिर लेवल सेम रहता, राइट। अगर तुम एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पानी में फेंकते जिसका डेंसिटी पानी से कम है और वो फेंकने के बाद भी अगर पानी में फ्लोट ही कर रहा होता तो बुओयेंसी फोर्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ होता ना, फेंकने के बाद और फेंकने से पहले। तो उस समय लेवल सेम रहता। समझा ये लॉजिक सबको? यस सर। मान लो अगर बोट में पानी भर गया और बोट में भरे हुए पानी को बाहर फेंक रहे, क्या होगा लेवल के साथ? रिजर्वोयर का जो लेवल है वो सेम रहेगा, बोल सकते हैं इस लॉजिक से, यस सर। है ना। तो मैंने अभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताया उसको अपने वर्ड्स में भी लिख लेना। और सर यस बताओ। बोट में पानी भर गया और बाहर फेंका तो क्या होगा? सेम रहेगा ना लेवल। पानी का डेंसिटी तो पानी के इक्वल ही होता है। मैंने पहले तुझे क्या बताया, अगर मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकता हूँ जिसका जिसका कम डेंसिटी है। पानी से कम है या फिर पानी के इक्वल है, कम अगर या इक्वल भी नहीं, चलेगा। कम बोला था। मैंने कम कम है। बोला, इक्वल भी चलेगा, क्योंकि अगर इक्वल भी हुआ तभी भी तो फ्लोट कर जाएगा ना। यस सर। अगर मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकता हूँ पानी में जिसका डेंसिटी पानी से कम या फिर इक्वल हो तो उस केस में भी वो फ्लोट ही करेगा। जिस तरीके से वो बोट के अंदर फ्लोट कर रहा था पहले वैसे ही वो पानी के अंदर भी फ्लोट करेगा। यस सर। तो बुओयेंसी फोर्स दोनों केसेस में सेम ही रहेगा, तो लेवल सेम होना चाहिए, ओके सर। राइट। तो इस लॉजिक से अगर मैं बोट के अंदर के पानी को बाहर फेंकता हूँ तो भी लेवल सेम रहेगा। यस सर। सर अगर लेवल ज्यादा होके बोट के अंदर घुस गया तो पानी, एक ही बात है तो ना, अगर बोट सिंक हो जाएगा ना? बोट सिंक होगा मगर रिजर्वोयर का लेवल सेम रहेगा। अगर इस पानी को तू अंदर भरेगा, ये पानी को अगर तू बोट के अंदर भरना शुरू कर दे यस सर। तो रिजर्वोयर का लेवल तो सेम रहेगा ना। नो सर, अगर हम लोग ने देख, अगर तू पानी को भर रहा है तो पानी निकलने की वजह से लेवल थोड़ा कम होगा, लेकिन जब तू पानी वापस बोट में डालेगा तो उस पानी का वेट बैलेंस करने के लिए उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा, यस तो ओवरऑल लेवल सेम रह जाएगा ना। यस सर। इसको आराम से नोट कर लो, मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया उसको भी।
हो गया लिख के? ओके, देखो अभी एक और केस देखो, एक और सिचुएशन। इस सिचुएशन में आइस पानी पे फ्लोट कर रहा है, मगर आइस के अंदर एक छोटा सा मेटल पीस को भी फ्रीज करके रखा हुआ है। मेटल पीस इनसाइड द आइस ब्लॉक फ्लोटिंग इन वाटर। तो इस केस में जब आइस मेल्ट होगा, आइस के मेल्ट होने से पानी में पानी फॉर्म हो जाएगा, और जो मेटल पीस था आइस के अंदर उसके साथ क्या होगा? वो नीचे सिंक कर जाएगा। वो नीचे सिंक कर जाएगा मेटल पीस। मुझे बताओ, अगर खाली आइस होता और आइस पानी में मेल्ट करता तो क्या लेवल पे कुछ असर होता? नो सर। नो सर। नहीं होता। बट मेटल पीस पहले आइस के साथ फ्लोट कर रहा था, तो मतलब ये आइस एक तरीके से मेटल पीस के लिए बोट की तरह काम कर रहा था, है ना? और आइस के मेल्ट होते ही एक तरीके से इस मेटल पीस को अपन ने Yes. नीचे खींच दिया। तो बताओ लेवल के साथ क्या होना चाहिए? डिक्रीज हो जाएगा। सिचुएशन 2 में बुओयेंसी फोर्स कम हो गया होगा। वेरी गुड, सो लेवल विल डिक्रीज। ये अपन डायरेक्टली अभी देख के बोल पा रहे हैं, है ना? और कैलकुलेशन में वॉल्यूम के टर्म्स में वो लोग ने प्रूव किया है, जो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम खाली बुओयेंसी फोर्स को कंपेयर करके बोल सकते हो। फर्स्ट सर केस में अगर बुओयेंसी फोर्स ज्यादा था कंपेयर टू सेकंड केस, तो सेकंड केस में लेवल कम हो जाएगा, है ना? कुछ डाउट है? बताओ सिद्धार्थ। सर वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना मेटल के। हाँ मेटल के, लेकिन मेटल दिया है तो फिर तुम अज्यूम कर सकते हो ना, मेटल का डेंसिटी तो पानी से ज्यादा ही होगा। यस सर। ये तुम अज्यूम कर सकते हो। अगर स्पेसिफिकली ऐसा एक ऑब्जेक्ट दे रहे, जैसे थर्ड केस तुम्हें बताता हूँ, इसको तुम बाद में नोट डाउन कर लेना, इसके लिए एक पेज छोड़ दो। अगर मान लो कॉर्क पीस अगर आइस के अंदर फ्रीज किया हुआ होता और वो फ्लोट कर रहा होता, तो कॉर्क पीस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती, इट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस केस में जब आइस मेल्ट होगा तो कॉर्क पीस सिंक करेगा या वो भी फ्लोट कर जाएगा? फ्लोट। फ्लोट करेगा। वो फ्लोट कर जाएगा। तो इस केस में भी तुम डायरेक्टली बोल सकते हो लेवल सेम रहना चाहिए। यस सर। ऑलराइट, तो केस 2 और केस 3 अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलग फॉर्मेट में, उसी टाइप का एग्जांपल है ये। ठीक है, तो इसको तुम बाद में समझ के नोट डाउन कर देना, जगह छोड़ दो अभी अपनी नोटबुक में। अभी कुछ एग्जांपल्स अपन ट्राई करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास m and density rho s is kept on another block of mass capital M floating in a liquid of density rho l। लिक्विड का डेंसिटी rho l दिया हुआ है। If the block m is dropped in the liquid, it sinks. What happens to the height of the liquid surface? ओके, तो देखो सिचुएशन क्या है इधर, ये डायग्राम पे फोकस कर रहा हूं मैं। ये जो ब्लॉक है ऊपर, ब्लॉक का मास दिया हुआ है, ऊपर वाले ब्लॉक का डेंसिटी दिया हुआ है रो एस, और जो लिक्विड है उसका डेंसिटी रो एल दिया हुआ है, और इस ब्लॉक को नीचे गिरा दिया अपन। तो लेवल बढ़ेगा या कम होगा ये तो तुम बता सकते हो मुझे बिना कुछ सॉल्व किए। बताओ क्या होगा? ये सर घट जाएगा। लेवल कम। लेवल कम होगा ना, buoyancy 1 is यस greater सर। than तो लेवल कम हो जाएगा। अभी अपन इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर लेवल कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है। तो सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा? सेकेंड सिचुएशन में खाली कैपिटल एम मास फ्लोट कर रहा होगा, और जो स्मॉल एम मास है वो नीचे सिंक कर गया, है ना? तो दोनों केसेस में अपन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड निकाल लेते। फर्स्ट केस में देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो कैपिटल एम मास है, कैपिटल एम मास के लिए तो सेम रहेगा ना, ये दोनों केस में सेम है कैपिटल एम मास, यस सर। तो वो तो दोनों केस में सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा होगा। तो अपन खाली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ड्यू टू विच मास, कौन सा मास लेना चाहिए मुझे? small m। इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट केस में और सेकंड केस में। तो फर्स्ट केस में तो स्मॉल एम मास का जो वेट है वो लिक्विड बैलेंस कर रहा होगा। तो फर्स्ट केस में अगर मैं लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड V1 मान लूं, तो तुम देख पा रहे हो V1 की वैल्यू यहाँ से m बाय रो एल आ जाएगी फर्स्ट केस में, राइट?
यस सर। एंड सेकंड केस में पूरा का पूरा ब्लॉक इमर्ज्ड हो गया, तो सेकंड केस में वो ब्लॉक लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा होगा, उसके खुद के वॉल्यूम जितना, यस सर, ये और उसका खुद का वॉल्यूम जो होगा वो उसका मास अपॉन उसका डेंसिटी विच इज रो एस। तो सेकंड केस में जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है वो m अपॉन रो एस हो रहा है, और इससे भी अपन देख पा रहे हैं कि क्योंकि रो एस रो एल से बड़ा है, फर्स्ट केस में ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस मतलब v1 माइनस v2, इतने वॉल्यूम से लिक्विड का लेवल कम हो जाएगा, ये बोल सकते हैं अपन, क्योंकि फर्स्ट केस में लिक्विड का इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है और सेकंड केस में लिक्विड का v2 वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है जो कि कम है, तो जो भी डिफरेंस होगा उतने वॉल्यूम से लेवल कम हो जाएगा। यस सर, मतलब यस m सर। कॉमन ले लो, 1 अपॉन रो लिक्विड माइनस 1 अपॉन रो सॉलिड। ओके, तो अपन ने ये तो फिगर आउट कर ही लिया कि लेवल डिक्रीज होगा, और कितने वॉल्यूम से डिक्रीज होगा ये भी फिगर आउट कर लिया, राइट? एनी डाउट्स? ये क्वेश्चन भी अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी खाली समझ लो, इसको बाद में एक बार खुद से वापस सॉल्व करना। ये सवाल देखो, वुडन ब्लॉक का डेंसिटी दिया हुआ है, पानी से कम है, इनफैक्ट पानी का एग्जैक्टली हाफ है, तो उसका हाफ पार्ट फ्लोट कर रहा होगा, हाफ पार्ट सबमर्ज्ड होगा, उसका साइड दिया हुआ है 10, इट इज फ्लोटिंग इन वाटर kept in a cylindrical container of base area 1500 centimeter square. When a point mass m is kept on the wooden block, the level of water rises in the beaker by 2 m. सिलिंड्रिकल कंटेनर का जो बेस एरिया है वो 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और ये जो क्यूब है उसका साइड कितना है, इसका साइड 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो बेस एरिया है वो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, 50, राइट? सॉरी 100, यस सर। इसका जो बेस एरिया होगा वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये वाला एरिया। तो ये सिचुएशन है अभी हमारे पास। अभी सवाल में बोला है कि जब इस ब्लॉक के ऊपर मैंने एक और मास रखा, एक और m मास रखा मैंने, तो एक और m मास रखने की वजह से जो लेवल है वो कितने से राइज हुआ, 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर से लेवल राइज हो गया। तो अभी जो सिचुएशन है वो ये हो जाएगी, पानी का जो लेवल है वो इतने से राइज हो गया, तो ये वाले पोर्शन में जो पानी आ रहा है ये 2 मिलीमीटर, एक सेकेंड डायग्राम को जूम इन कर देता हूँ मैं, देखो ध्यान से, ये 2 मिलीमीटर का पानी किसके वजह से आया, हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द राइज ऑफ दिस एडिशनल 2 mm ऑफ वाटर, ये वाला एम मास। रिस्पांसिबल था m मास। इसका मतलब इस m मास का जो भी वेट रहा होगा mg, वो इस 2 mm पानी के वेट के इक्वल होगा, बिकॉज दिस इज द एडिशनल वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यस और नो? यस सर। एडिशनल वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जो है वो एडिशनल mg वेट को बैलेंस करेगा, इट विल बैलेंस एडिशनल mg वेट। ये लॉजिक समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ही बुओयेंसी के इक्वल होता है, तो जो एक्स्ट्रा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ उसके वजह से जो एक्स्ट्रा बुओयेंसी फोर्स आया उसने ये एक्स्ट्रा वेट mg को बैलेंस किया होगा, तो mg को मैं किसके इक्वल करूंगा, जो मैंने ब्लू कलर में हैच किया हुआ, ब्लू कलर में जो मैंने हैच किया है उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका एरिया, ब्लू वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1500 माइनस 100 बोल सकता हूँ, पूरे कंटेनर का एरिया और क्यूब का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि क्यूब ने तो ब्लॉक कर रखा हुआ है ना, जहाँ पे क्यूब होगा वहां पे पानी नहीं हो सकता, समझा ये लॉजिक? पूरे कंटेनर यस सर। एरिया होगा, उसमें से जब मैं क्यूब का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये वाला जो टर्म है ये मुझे ब्लू वाला जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका एरिया देगा, एरिया ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, और उसका वॉल्यूम निकालने के लिए अपन इंटू 2 mm कर देंगे, इंटू 2 mm मतलब 0.2 सेंटीमीटर,
तो ये टोटल वॉल्यूम मिल गया इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अपन यूनिट्स क्या ले रहे हैं इधर, सब कुछ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो डेंसिटी भी 1 ले लेंगे इनटू जी, तो जी तो कैंसिल हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करके तुम्हें मास कौन से यूनिट्स में मिलेगा, मैंने सब कुछ सीजीएस, ग्राम्स। तो मास तुम्हें ग्राम्स में मिल जाएगा इसको सॉल्व करने पर। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ये कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस सर। ओके, सो अगेन क्वेश्चंस में तुम्हें कभी भी कॉपी करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, इसको खुद से ट्राई करना बाद में, अभी खाली समझ लो। सर बताओ सिद्धार्थ। सर वो 100 कैसे आया देख क्रॉस सेक्शन? मैं बता रहा हूँ कैसे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, एक बार मैं तुझे एक बार वापस एक्सप्लेन कर, इमेजिन कर ये एक कंटेनर है, कंटेनर को भी ऐसे 3D में मान ले, ओके ये 3D कंटेनर है क्यूबॉइड शेप का, और इसका ये वाला एरिया मान ले, सेम वैल्यू ले लेता हूँ मैं 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और Yes. इसके अंदर जो क्यूब फ्लोट कर रहा था वो ऐसा कुछ तो रहा होगा। एक्चुअली क्यूब को मैं अलग कलर से बना देता हूँ, इसमें ये वाला क्यूब फ्लोट कर रहा, यस सर। और क्यूब के ऊपर एक और मास रखने की वजह से पानी का जो लेवल राइज कर रहा है वो कौन से पार्ट में कर पा रहा है, पानी का लेवल जो है क्या क्यूब के अंदर से राइज करेगा वो पानी? नो सर वो समझा मुझे, मैं वो 100 सेंटीमीटर पूछ रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका साइड लेंथ 10 दिया हुआ है ना, तो 3D में 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो एरिया होगा वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, समझो, तो 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसने खा लिया, तो पानी को राइज करवाने के लिए जो एरिया बचा होगा वो देखो अभी समझ में आया, 1500 माइनस 100 होगा। यस सर, मैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये हो रहा था क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर मुझे लगा कि वो 5 खाली रीड हाफ, होगा। 5 + 5 ओवरऑल 10 होगा, 10 सेंटीमीटर का क्यूब है तो क्रॉस सेक्शन एरिया 100 हो जाएगा। यस सर। ऑलराइट, देखो ये सवाल में वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट तुम्हें यूज करना होगा। सवाल में क्या दिया हुआ है, अ वुडन फ्लोट whose base area is A and height h drifts on the water surface, इसका डेंसिटी दिया हुआ है और पानी का डेंसिटी दिया हुआ है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। देखो ये सवाल को कैसे अप्रोच करना है, वुडन फ्लोट मतलब एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट मान लो वुड का, इसका बेस एरिया A दिया हुआ है और इसका टोटल हाइट h दिया हुआ है, वुड का डेंसिटी ρs मान लो और पानी का डेंसिटी ρl, पानी का डेंसिटी ρl, तो इसका कितना पोर्शन इमर्स्ड होगा, इसका जो हाइट नीचे इमर्स्ड होगा वो अपन निकाल सकते हैं, हमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली पता है ना, वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम इमर्स्ड मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट इमर्स्ड, एंड टोटल वॉल्यूम मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू टोटल हाइट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ρs दिया हुआ है अपॉन रो लिक्विड, तो जो लेंथ उसका इमर्स्ड होगा वो अपन निकाल सकते हैं इस लॉजिक से, समझा ये लॉजिक? यस सर। तो हमें इमर्स्ड लेंथ पता है और हमसे पूछा है कि व्हाट मिनिमम वर्क मस्ट बी परफॉर्म टू टेक द फ्लोट आउट ऑफ द वाटर, तो इस फ्लोट को अगर मुझे पानी से बाहर लेके आना तो मुझे इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट, और मैं फोर्स इस तरीके से लगाऊंगा ताकि स्लोली बाहर आ जाए, क्योंकि मिनिमम वर्क पूछा है ना, तो अगर मुझे कम से कम वर्क करना है तो मैं उसको एकदम धीरे से लेके आ जाऊंगा बाहर बिना कुछ स्पीड दिए, तो इस फोर्स ने यस वर्क किया होगा,
सो दैट मैं इसको स्लोली बाहर लेके आ जाऊँ। ये हमें निकालना है। तो वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो कौन सा थियरम दिमाग में आता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। करेक्ट। तो हमें वर्क एनर्जी थियरम के लाइंस में सोचना चाहिए। वर्क एनर्जी थियरम, वर्क एनर्जी थियरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज डेल्टा के, और अगर मैं इसको स्लोली बाहर निकाल रहा हूँ तो डेल्टा के किसके इक्वल होगा? 0 0। और वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस में कौन कौन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं? बॉयंसी, ग्रेविटेशनल और वो फोर्स है। बुओयेंसी, ग्रेविटेशनल और जो एक्सटर्नल फोर्स जिससे अपन इसको खींच रहे हैं वो सारे वर्क कर रहे हैं। इसको कितने लेंथ से खींचना पड़ा होगा? h लेंथ से। फाइनल सिचुएशन ये होगी ना, ये पूरा बाहर आएगा तब ऐसा हो जाएगा। h हाइट से वो ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा? माइनस mgh। वेरी गुड, माइनस mgh। वर्क एक्सटर्नल तो मुझे निकालना है, अभी तक पता नहीं हमें। और किसी तरह अगर मैं वर्क डन बाय बुओयेंसी निकालूं तो वर्क एक्सटर्नल भी मिल जाएगा। यस सर। अभी मुझे एक चीज बताओ कि बुओयेंसी फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? जैसे जैसे सिलेंडर पानी के बाहर आ रहा होगा बुओयेंसी फोर्स वेरिएबल बढ़ेगा, बढ़ वेरिएबल जाएगा। सर। अच्छा, वेरिएबल है तो कम होगा या बढ़ेगा जैसे जैसे वो पानी के बाहर आ रहा होगा? कम होगा। कम होगा सर। वेरी गुड, बुओयेंसी फोर्स कम होते जाएगा क्योंकि बुओयेंसी फोर्स तो कितना इमर्स्ड है उस बात पे डिपेंड करता है। तो अगर बुओयेंसी फोर्स, कोई भी फोर्स अगर वेरिएबल है तो उसका वर्क डन निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन ऑफ बुओयेंसी फोर्स डॉट ds करना चाहिए, राइट? तो किसी भी इंस्टेंट पे मान लो, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो कि ये x डेप्थ तक इमर्स था और उसको फर्दर dx डिस्प्लेसमेंट दे दो, यही करते हैं ना वर्क डन के लिए। यस सर। तो जब वो x डेप्थ तक इमर्स था उस समय जो बुओयेंसी फोर्स होगा दैट विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड ax इनटू g, ये बुओयेंसी फोर्स होगा। और इसको फर्दर dx का डिस्प्लेसमेंट दे दिया और इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे x का लिमिट्स क्या होगा? x जो है वो h से 0 वेरी कर रहा है, राइट? यस सर। और यस सर। dx, देखो dx खुद नेगेटिव होगा क्योंकि x कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक माइनस साइन और डाल दोगे तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि हमें पता है बाय लॉजिक दैट वर्क डन बाय बुओयेंसी फोर्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, बुओयेंसी फोर्स भी ऊपर, तो वर्क डन बाय बुओयेंसी पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए? पॉजिटिव। और dx के अंदर एक नेगेटिव टर्म इंक्लूड होगा क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए एक माइनस साइन और डाल दो। तो इसको सॉल्व करने पर वर्क डन बाय बुओयेंसी फोर्स कितना आएगा? रो एल ए जी, कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, माइनस साइन से लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएगा तो ये h स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। समझा ये सबको? वर्क डन बाय बुओयेंसी। यस सर। तो वर्क डन बाय बुओयेंसी जब तुम यहाँ पे डाल दोगे तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स का भी वर्क डन मिल जाएगा। ओके, ऐसे सवालों में तुम एक शॉर्टकट तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे बताओ बुओयेंसी फोर्स जो है वो x का लीनियर फंक्शन है कि नॉन लीनियर फंक्शन है? मैंने बुओयेंसी फोर्स ये निकाला, दिस वाज माय बुओयेंसी फोर्स FB, लीनियर। ये x का लीनियर फंक्शन है। तो कोई भी अगर लीनियर फंक्शन का अगर तुम इंटीग्रेशन करते हो, जैसे तुम्हें एक मैं काइनेमेटिक्स से सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उससे तुम रिलेट कर पाओगे। मुझे बताओ काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट को मैं इंटीग्रेशन v dt लिख सकता हूँ ऑलवेज, यस सर। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल। लेकिन अगर मान लो वेलोसिटी लीनियर फंक्शन होता, जैसे u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन से वेलोसिटी को अपन ये लिखते, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दैट वेलोसिटी इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, सो आई कैन जस्ट से एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। ये शॉर्टकट तरीका अपन यूज कर सकते हैं। किसी लीनियर फंक्शन का अगर तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो उस फंक्शन का एवरेज ले लो और जिसके भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, u प्लस v अपॉन 2, ये एवरेज होगा इंटू टी। अच्छा v कितना है, v तो खुद u प्लस 80 है ना फर्स्ट इक्वेशन से, इंटू टी, और इसको सिंप्लीफाई करने पर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ जाएगा, जो तुम्हें सेकेंड इक्वेशन दे रहा है। ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है ये समझ में आया काइनेमेटिक्स की इक्वेशन। यस सर। सो सिमिलरली यहाँ पे वर्क डन बाय बुएंसी का मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है, बुएंसी फोर्स डॉट dx का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे भी मुझे पता है कि बुएंसी फोर्स इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x। तो मैं क्या करूंगा, मैं एवरेज बुएंसी फोर्स ले लूंगा और टोटल x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझा ये लॉजिक? तो मेरे सिचुएशन में जब सिलेंडर h डेप्थ तक इमर्स था और फाइनली 0 डेप्थ तक इमर्स हो गया, पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो एवरेज बुएंसी फोर्स की कैलकुलेशन में मैं कितना इमर्स मानूंगा, पहले h था और फाइनली 0 हो गया, तो एवरेज बुएंसी फोर्स की कैलकुलेशन के लिए मैं h/2 इमर्स मान लूंगा। तो जब h/2 इमर्स था तो एवरेज बुएंसी फोर्स कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया इनटू h/2, और x मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो उसका h हुआ होगा ना। तो देखो इससे सेम रिजल्ट आ रहा है एवरेज मेथड से। ओके, तो काफी बार तुम्हें ये इंटीग्रेशन करने से बचाएगा, जिससे तुम टाइम बचा सकते हो और आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हो। सेम लॉजिक तुम प्रेशर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे बताओ, प्रेशर इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ डेप्थ और नॉन लीनियर फंक्शन। किसी वॉल पे अगर मान लो रेक्टेंगुलर वॉल पे मुझे फोर्स निकालना, तो किसी भी y डेप्थ में मैं dy का थिकनेस मानता था ना, और फोर्स को क्या लिखता था, रो जी वाई डी वाई। तो तुम देख पा रहे हो, दिस फोर्स इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ y। फोर्स को एक्चुअली मैं प्रेशर इंटू डी वाई लिखता था, राइट, नॉट डी वाई, सॉरी, प्रेशर इंटू डी ए। तो प्रेशर भी तो y के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे भी तुम एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, एवरेज प्रेशर इंटू टोटल एरिया। तो उससे भी तुम्हें वर्टिकल वॉल पे फोर्स मिल जाता। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट तो सिमिलर है सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट के, अपन ने सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना प्रेशर के लिए, यस सर। उसी के सिमिलर। ओके, एनी डाउट्स? ये लिखना है तुम्हें या बाद में लिखोगे? आई थिंक बाद में ही लिख दो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कितना पेज छोड़ना है, तो कंटिन्यूटी में मैं ये सारी चीजें नोट्स में डाल दूंगा। तुम्हें समझ में तो आ गई ना सारी चीजें? यस सर। यस सर। तो बाद में कंटिन्यूटी में तुम नोट्स कंप्लीट कर लेना, मैं तुम्हें तुरंत नोट्स भेज दूंगा लेक्चर के बाद, और क्वेश्चंस भी एक बार खुद से ट्राई करना। ओके, और सर हाँ बताओ। सर इसमें एवरेज किसका लेने का है, जो लीनियरली वेरी कर रहा है? कोई जो भी फंक्शंस लिनियरली वेरी कर रहे, उसका तू इंटीग्रेशन अवॉइड करके एवरेज ले सकता है। जैसे मैंने ये दो एग्जांपल्स दिए, इससे देखो समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन v dt में वेलोसिटी वाज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको मैंने v एवरेज इनटू टोटल टाइम लिख दिया। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ बुएंसी फोर्स dx में बुएंसी फोर्स वाज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x, तो मैंने एवरेज बुएंसी फोर्स लेके टोटल x कर दिया। यस सर। कर पा रहे हैं दोनों को? यस सर। तो ये दो एग्जांपल से समझ लेना, और नहीं समझ में आ रहा है तो इंटीग्रेशन से तो तुम कर ही सकते हो, उससे तो तुम्हें हमेशा सही आंसर आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके सर। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, स्टेबल, अनस्टेबल, ये सारे इक्विलिब्रियम्स क्या होते हैं, इसको अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई थिंक अभी टाइम 15 मिनट ही बचा है ना, तो पूरा हो नहीं पाएगा ये। एक तुम्हें मैं ब्रीफ समरी दे देता हूँ, अगले लेक्चर में मैं तुम्हें और डिटेल में बता दूंगा। देखो, कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, ये कॉन्सेप्ट ना बोट्स की डिजाइन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। और मैं तुम्हें दो सिचुएशन दे रहा हूँ, तुम डिसाइड करो कि तुम कौन से सिचुएशन में रहना प्रेफर करोगे। मान लो मार्केट में तुम्हें दो टाइप्स के बोट मिल रहे हैं, तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें एक बोट खरीदना है
और तुम्हें 2 टाइप के बोट्स मिल रहे हैं। ये पहला बोट, सबको सेंटर ऑफ बुओयेंसी वाला कॉन्सेप्ट याद है? यस सर। तो पहले बोट में जो इमर्स्ड वॉल्यूम है, ये इमर्स्ड पार्ट है, राइट? तो सेंटर ऑफ बुओयेंसी जो है वो डिस्प्लेस्ड पानी का सेंटर ऑफ मास होता है, तो यहाँ पे कहीं यस तो सर। सेंटर ऑफ बुओयेंसी। और मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ बुओयेंसी को मैं COB नाम दे देता हूँ, ये सेंटर ऑफ बुओयेंसी। एंड सेकेंड केस में जो बोट है वो दिखने में, शेप में, सब में सेम जैसा ही दिख रहा है, सब कुछ कलर वगैरह सब सेम है, बस डिजाइन किसी तरीके से हमने ऐसा किया, सेंटर ऑफ बुओयेंसी तो वही रहेगा, पानी का जो सेंटर ऑफ मास होगा, डिस्प्लेस पानी का जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये सेंटर ऑफ बुओयेंसी। बट इसमें मैंने डिजाइन इस तरीके से किया कि मैंने नीचे वाले पार्ट को बहुत हैवी बना दिया, नीचे वाला जो मटेरियल है वो मैंने बहुत ही हैवी यूज किया, तो उससे सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ बुओयेंसी के नीचे आ गया। ये 2 डिजाइन के बोट अवेलेबल है, कौन सा बोट लेना प्रेफर करोगे? एनी इंट्यूशन, एनी गेसेस? जो सस्ता है वो ले लो। मान लो पहला जो बोट है वो तुम्हें आधे प्राइस में मिल रहा है। ओके, अभी तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा सर, क्या किया है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं फिर डिसाइड करते हैं कौन सा बोट लेना। मान लो तुम ये बोट को समुंदर में ले जा रहे हो सेल करने के लिए, तो समुंदर का जो पानी है वो एकदम शांत होता है कि थोड़ा बहुत टर्बुलेंस आ सकता है बीच में? टर्बुलेंस आ सकता है। थोड़ा तो टर्बुलेंस आ सकता है ना, थोड़ा तो बोट ऊपर नीचे हो सकता है। बट अच्छा बोट कौन सा होगा जो टर्बुलेंस के बावजूद स्मूथली सेल कर जाए, या थोड़ा भी टर्बुलेंस आके पलट जाए स्मूथ से। स्मूथली सेल कर जाए, राइट? तो मान लो थोड़ा सा टर्बुलेंस आ गया और फर्स्ट केस वाला जो बोट है वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा तो हो सकता है ना टेढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा टेढ़ा हुआ तो चल जाएगा, पलटना नहीं चाहिए। थोड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो सेल करने में भी मजा आएगा वेव्स के ऊपर। तो इस केस में सिचुएशन क्या होगी? पहले सेंटर ऑफ मास और बुओयेंसी इस वर्टिकल लाइन पे थे, और अभी ये वर्टिकल लाइन भी थोड़ा टिल्ट हो गया होगा बोट के साथ, है ना? तो अभी जो सिचुएशन होगी वो ये होगी, सेंटर ऑफ मास ऊपर है और सेंटर ऑफ बुओयेंसी नीचे। सेंटर ऑफ मास पे कौन सा फोर्स लग रहा है? जी। बोट का जो वेट है वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, और सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे बुओयेंसी फोर्स लग रहा होगा, यस और नो? यस सर। सबने रोटेशन पढ़ा है, टर्बुलेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ द वेव्स, उसने बोट को थोड़ा सा टिल्ट किया, ठीक है? उसकी इतनी गलती नहीं थी, उसने थोड़ा सा टिल्ट किया। बट मुझे बताओ ये दोनों जो फोर्सेस है वो किस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से सेंस में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, ये दोनों फोर्सेस भी इसी डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मैंने यस जिस सर। डायरेक्शन में वेव्स की वजह से, जिस डायरेक्शन में बोट थोड़ा सा टिल्ट हुआ था, ये दोनों टॉर्क से मिलकर उसको पूरा ही पलट दिया होगा, राइट? किस के रिस्पेक्ट में सर? क्या चीज? किसके रिस्पेक्ट में टॉर्क? किसी के भी रिस्पेक्ट में ले लो, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ले ले या फिर सेंटर ऑफ बुओयेंसी के रिस्पेक्ट में ले ले। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ बुओयेंसी देख ले, तो वेट का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा ना, या फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देख ले, तो सेंटर ऑफ बुओयेंसी का जो टॉर्क है अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो इसी सेंस में प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, जिस सेंस में रोटेशन हुआ था, राइट? तो यस कैसा सर। इक्विलिब्रियम है ये, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहे तो अनस्टेबल। स्टेबल तब होता है जब फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रहे होते हैं, ये तुमने पढ़ा होगा ना वर्क एनर्जी में। सो दिस इज अनस्टेबल। तो क्या ये वाला बोर्ड तुम आधे प्राइस में लेना प्रेफर करोगे? नो सर। हाँ सर। ये बोर्ड तो तुम्हें डुबा के आएगा वापस। सेकेंड सिचुएशन जो है दैट इज प्रैक्टिकल। सेकेंड सिचुएशन में अगर मान लो बोर्ड थोड़ा सा भी टिल्ट होता है
और टर्बुलेंस की वजह से। बट इसका डिजाइन ऐसा किया है कि इसका सेंटर ऑफ मास हमने नीचे रखा कंपेयर टू सेंटर ऑफ बुएंसी। तो टर्बुलेंस से अगर ये थोड़ा टिल्ट भी हो जाए तो वेट तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा नीचे, और बुएंसी फोर्स सेंटर ऑफ बुएंसी पे लग रहा होगा। तो इस केस में तुम देख पा रहे हो रोटेशन जिस सेंस में हुआ, टॉर्क उसके ऑपोजिट सेंस में प्रोड्यूस हो रहा है, ये वापस उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, राइट। रोटेशन तो ऐसे सेंस में हुआ था, तो दिस इज स्टेबल। और डिजाइनिंग में हमें यही चीज एंश्योर करनी होती है, जिस भी ऑब्जेक्ट को तुम्हें फ्लोट करवाना है उस ऑब्जेक्ट का अगर सेंटर ऑफ मास तुम सेंटर ऑफ बुएंसी से नीचे लेके आ पा रहे हो तो स्टेबल कंडीशन में फ्लोट कर पाएगा, अदरवाइज अनस्टेबल हो जाएगा। समझा ये कॉन्सेप्ट? ठीक है। सर तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब दोनों कोइंसाइड होंगे? नहीं, ये इक्विलिब्रियम के केसेस है ना, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सारे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ही। इक्विलिब्रियम न्यूट्रल कुछ भी होता है ना? एग्जैक्टली वर्टिकल होगा ना, जब ये पूरा बोट, ये दोनों केसेस में जब बोट वर्टिकल, तो इन दोनों केसेस में वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, बुएंसी और वेट आपस में बैलेंस हो रहे थे ना। यस सर। बट इक्विलिब्रियम के भी 3 टाइप्स होते हैं ना, तुमने पढ़ा था ये, न्यूट्रल कब होगा तब? न्यूट्रल। तो अगर दोनों कोइंसाइड करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। यस सर, वही बोल रहा हूँ। सेंटर ऑफ पॉइंट दोनों कोइंसाइड करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, सही बोल रहे हो। यस आ सर। गया समझ में? ये चीज भी नोट कर लेना, बाद में इस पे अपन और डिटेल में डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में, एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सो आज के लेक्चर नोट्स और रिकॉर्डिंग में तुम्हें अभी बस 10-15 मिनट में भेज दूंगा। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। बाय सर। बाय सर।